हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वेद स्टडी ग्रुप पे। आज जो है एटम बम सीरीज के नेक्स्ट सेशन में आज हम जो है कुछ सवाल सॉल्व करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। हम जो है क्या कर रहे थे, केमिस्ट्री के सिलेबस को एमसीक्यू के फॉर्म में सॉल्व कर रहे थे। तो पिछले दो सेशन को आपने देखा होगा, यूजफुल है, ट्रूथफुल है। इसमें जो है ज्यादातर हम उन्हीं एमसीक्यू को शामिल करते हैं जो हम विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हों। तो आज भी जो है हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। साइंस एटम बम सीरीज में आपका स्वागत है। तो आइए हम राइट साइड में आप देख सकते हैं कि जो है सवाल जो पहला है हमारा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज। अर्थात पहला चैप्टर जो था हमारा स्टेट ऑफ मैटर, उसमें हमने देखा था कि सॉलिड को लिक्विड में, लिक्विड को गैस में बदल सकते हैं। ये क्या था, फिजिकल स्टेट को चेंज करते थे हम, किसी भी एलिमेंट के या किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को चेंज करते थे, जिसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। चेंज दो प्रकार के होते हैं पदार्थ में, एलिमेंट में दो प्रकार के चेंज होते हैं, या पदार्थ में चेंज की बात करें तो एक होता है केमिकल चेंज, और एक फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज की बात करें, फिजिकल चेंज स्टेट जो है किसी पदार्थ में, किसी भी रासायनिक पदार्थ में, केमिकल सब्सटेंस में, जो उसके स्टेट को चेंज करने वाली जो वो है प्रक्रिया दो प्रकार की है। कोई भी केमिकल रिएक्शन के कारण भी जो है इसके पदार्थ के स्टेट में चेंज होता है। एक है केमिकल चेंज, दूसरा फिजिकल चेंज। केमिकल रिएक्शन के कारण कोई पदार्थ की प्रकृति में चेंज आता है तो उसको हम केमिकल चेंज करते हैं। और कोई ऐसी प्रक्रिया जिससे किसी पदार्थ की अवस्था में, जैसे जल से पानी का बनना, केमिकल चेंज का प्रक्रिया वो है। जल से बर्फ का बनना, जल से बर्फ का बनना या वाष्प, जल वाष्प का बनना, वेपर का बनना, क्या है, फिजिकल चेंज का एग्जांपल है। तो और यह जो प्रक्रिया है इसमें जो हम टेम्परेचर घटाते बढ़ाते हैं, जिसके कारण किसी भी पदार्थ का सब जो है प्रकृति बदलती है, तो उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं पदार्थ में भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। हवा में यदि कोई पदार्थ को छोड़ देते हैं, चांदी के पदार्थ को, तो वह हवा में उपस्थित नमी या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर चांदी पर काले रंग के ऑक्साइड बनते हैं, सिल्वर ऑक्साइड बनते हैं, जिसके कारण उसका कलर जो है काला हो जाता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। वह जो है एजीओ फॉर्म कर लेता है, सिल्वर ऑक्साइड बना लेता है। दूसरा देखें, दूसरा है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती को जब जलाते हैं तो वापस हम उसे पुनः मोमबत्ती में बदल सकते हैं? नहीं, वह जो है जलकर समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार दूध से दही, तो यह भी केमिकल रिएक्शन है। दही से हम वापस दूध नहीं बना सकते। तीसरा है पानी में चीनी का घुलना। चौथा जो हमारा ऑप्शन डी, पानी में चीनी का घुलना। तो पानी में जो चीनी को घुलाते हैं तो हम इसको यदि फिर गर्म करें तो सभी जल जो है जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नीचे चीनी की परत बैठ जाएगी। तो इनमें से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण की बात हुई तो दोस्तों क्या था हमारा, ऐसा प्रक्रिया जिसको हम वापस कर दे, रिवर्स कर दे, तो हम हमें पुनः वही पदार्थ प्राप्त हो जाए जो प्रारंभ में था, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वेपर इज। अभी हमने देखा जलवाष्प का परिवर्तन, जलवाष्प का जल का जलवाष्प में परिवर्तन कौन सा प्रक्रिया है? यह भी जो है भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंज है उसमें। यदि जलवाष्प को पुनः ठंडा किया जाए या उसे कंडेंसेट, संघनन किया जाए उसका, तो वापस हमें जल प्राप्त होता है। वर्षा की भी जो प्रक्रिया होती है इसी प्रकार होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, जलवाष्प का परिवर्तन प्रक्रिया है फिजिकल चेंज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉस्चराइजेशन क्या है? पॉस्चराइजेशन क्या है? पॉस्चराइजेशन की एक प्रक्रिया है, दूध के संरक्षण को, दूध को प्रिजर्व करने की एक विधि है जिसकी खोज जो है लुईस पास्चर ने की थी। पॉस्चराइजेशन पॉस्चराइजेशन जो है यह दूध को
संरक्षित या प्रिजर्व करने की एक विधि, संरक्षित करने की विधि है, जिसमें क्या किया जाता है, ऑप्शन से देखते हैं हम। इसमें दूध को 24 घंटे के लिए बहुत कम तापमान पर रखा जाता है या कम तापमान पर गर्म किया जाता है। बी, दूध को 8 घंटे तक गर्म किया जाता है। सी, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। या डी, नन ऑफ दी अबव। तो पाश्चराइजेशन की जो विधि थी, पाश्चराइजेशन की जो विधि है, पाश्चराइजेशन की जो विधि है यह थी, इसकी खोज किसने की, तो सबसे पहले नाम याद रखिएगा, लुईस पाश्चर नामक व्यक्ति ने। लुईस पाश्चर ने पाश्चराइजेशन की खोज की, इन्हीं के नाम पर इस विधि को। इसमें क्या किया जाता है, दूध को 145 से 150 डिग्री फ़ारेनहाइट पर गर्म किया जाता है आधा घंटे तक, 30 मिनट तक, और फिर जो है इसे 55 डिग्री फ़ारेनहाइट तक अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, अचानक से ठंडा कर दिया जाता है। तो इस विधि को क्या कहते हैं, पाश्चराइजेशन की विधि। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा तीसरे सवाल का, इसका आंसर होगा सी, दूध को बहुत देर तक गर्म किया जाता है, उसके पश्चात निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। उसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला सवाल है, हाउ इम्प्योरिटीज कैन अफेक्ट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड। अर्थात किसी भी तरल पदार्थ में अशुद्धियां मिला देने के पश्चात उसके क्वथनांक पर क्या परिवर्तन पड़ता है। अर्थात इम्प्योरिटीज का क्वथनांक और द्रवनांक पर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यहां जो हमारा सवाल है देखिए क्या है, ऑप्शन ए इंक्रीज होता है, बी कम हो जाता है, सी सेम रहता है, और डी कोई संबंध नहीं है। तो किसी भी पदार्थ में जब हम इम्प्योरिटीज मिलाते हैं, अशुद्धियां मिलाते हैं, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, अर्थात उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। कोई भी पदार्थ जब अशुद्ध होता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक होता है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के उसमें पदार्थ पाए जाते हैं, तो अलग अलग का सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होगा। तो उसमें कुछ ऐसे भी इंप्योरिटीज हो सकते हैं जिसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो, तो किसी भी अशुद्धि को मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और वहीं मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, इंप्यूरिटीज बॉइलिंग पॉइंट यह जो है इंक्रीज हो जाता है, और वहीं मेल्टिंग पॉइंट घट जाता है, डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज या घट जाता है। जैसे एक जल है, ठोस जल या बर्फ है, बर्फ में जब हम नमक मिलाते हैं तो क्या होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वह उसको पिघलने में और कम तापमान चाहिए, तो वह 0 डिग्री से कम तापमान पर जाकर पिघलता है। ऐसे सामान्य जल बर्फ जो है वह 0 डिग्री पर पिघलता है, परंतु जब उसमें हम नमक मिला देते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और कम हो जाता है, वह 0 से लगभग 22 डिग्री सेल्सियस नीचे तक जमता है, पिघलता है, सॉरी। तो मेल्टिंग पॉइंट में गिरावट आती है और बॉइलिंग पॉइंट में वृद्धि होती है, डिक्रीज हो जाती है। तो एक मिक्सचर है जिसे हम कहते हैं फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमकारी मिक्सचर, हिमकारी मिक्सचर। यह क्या होता है, बर्फ और नमक के बर्फ और नमक का जो मिश्रण होता है इसे फ्रीजिंग मिक्सचर कहते हैं या हिमकारी मिक्सचर कहते हैं। 2 अनुपात में यह और 1 अनुपात में नमक और यह मिलाया जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसका उपयोग ही हम बर्फ बनाने में, कुल्फी बनाने में जो इस्तेमाल किया जाता है, मटका कुल्फी बनाने में, इसी मिक्सचर का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, हिमकारी मिक्सचर में। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा, ये जो सवाल था इसका आंसर होगा हमारा बढ़ जाता है क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट। और अगला हमारा सवाल है, देख लीजिए उसको, निम्न में से कौन सा जो है कोरेजन या संक्षारण का एग्जाम्पल है। संक्षारण अर्थात कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व
कोई भी एलिमेंट जब प्रकृति में खुले अवस्था में रहता है तो उसमें क्षरण होने लगता है, उसका नाश होने लगता है। तो जब वह हवा के साथ अभिक्रिया करता है और उसका जिस प्रकार नाश होता है उसे हम कहते हैं संक्षारण या कोरेजन। ऑप्शन से देखें, ए ब्लैक लेयर ऑन सिल्वर, सिल्वर पर चांदी पर जो काली परत जम जाती है, या तांबे पर हरी परत जमती है। सी है ब्राउन लेयर जम जाता है, लोहे पर भूरी कलर की पत्ती जम जाती है, लोहे पर जो जंग लगता है उसे। ये निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो इनमें से तीनों, ऑल ऑफ थ्री आर गिवन, ये तीनों जो है कोरेजन के एग्जांपल है। लोहे पर जो भूरी परत जमती है, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए इस पर जिंक का या जस्ते का परत चढ़ाया जाता है, जस्ते का परत चढ़ाया जाता है। और इसी विधि को कहते हैं गैल्वनीकरण, गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन, गैल्वनीकरण या गैल्वनाइजेशन कहते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं या कौन से धातु का उस पर परत चढ़ाते हैं? तो वह है आंसर हमारा जिंक। आंसर क्या है हमारा? जिंक। और हम देखें इसके पश्चात नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल क्या है हमारा, देख लीजिए। छठा सवाल है दोस्तों, व्हाट इज द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड ऑफ थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप? अर्थात पीरियोडिक टेबल की बात करें हम, पीरियोडिक टेबल में जो लंबवत लाइन है उसे हम वर्ग कहते हैं या ग्रुप कहते हैं, और जो क्षैतिज लाइन है उसे हम क्या कहते हैं? आवर्त या पीरियड, पीरियड कहते हैं। तो सवाल क्या है हमारा, तीसरे और चौथे ग्रुप में, आधुनिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें ग्रुपों की संख्या 18 है और पीरियड्स हैं 7। मॉसले द्वारा दिया गया था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मॉसले ने दिया था। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया था? मॉसले, मॉसले नामक साइंटिस्ट ने आधुनिक आवर्त सारणी को दिया था। तो यहां हमारा सवाल क्या है, तीसरे और चौथे ग्रुप के जो तत्व है, यह सवाल क्यों पूछा गया है? सवाल पूछने का मकसद है, उद्देश्य, ये कुछ अलग प्रकार के गुणधर्म दिखाते हैं। पहले और दूसरे वर्ग के ग्रुप के जो तत्व है, यह जो है धात्विक होते हैं, धात्विक। तीसरे और चौथे ग्रुप के जो तत्व है, यह सवाल है हमारा, तीसरे और चौथे ग्रुप के ऑक्साइड का सामान्य गुण धर्म क्या है? बेसिक, एसिडिक, पहला है बेसिक एंड एसिडिक, सेकेंड है बेसिक, थर्ड है एसिडिक और चौथा है न्यूट्रल। अर्थात यह जो है क्षारीय और लवणीय, क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकार के गुणधर्म दिखाते हैं। क्षारीय और अम्लीय दोनों गुणधर्म दिखाते हैं, या सिर्फ क्षारीय होते हैं, या सिर्फ अम्लीय होते हैं, या उदासीन होते हैं। तो इसकी हम बात करें, पहले और दूसरे समूह के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं। तीसरे और चौथे समूह के जो तत्व हैं, यह क्षारीय और बेसिक और एसिडिक दोनों होता है, और अम्लीय दोनों होता है, बेसिक और एसिडिक दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, आइए अगले क्वेश्चन पे देखें। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या होता है? अर्थात क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? अर्थ के क्रस्ट में कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है? इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज और सिलिकॉन। तो इसमें देखें अर्थ के क्रस्ट जो है पृथ्वी का क्रस्ट में कोर, मेंटल और क्रस्ट बाहरी संरचना, सबसे बाहरी परत क्रस्ट है या भूप्रपट्टी कहते हैं। यह जो है सिलिकॉन और एल्युमिनियम के ऑक्सीलेट से बना होता है, अर्थात SiO2
AlO3, अर्थात यह सिलिकॉन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन और एल्युमिनियम के ऑक्साइड होते हैं, अर्थात दोनों में जो है, दोनों में सिलिकॉन और एल्युमिनियम के जो पदार्थ पाए जाते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है, और यह मात्रा सबसे अधिक होती है, क्रस्ट में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है। तो इसका आंसर कौन सा होगा? ए। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए फटाफट। पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? पृथ्वी पर रासायनिक तत्व की मात्रा देखें, ऑप्शन है ए 300, बी 250, सी 200 और डी 100। पीरियोडिक टेबल में देखा था हमने, मॉसले द्वारा जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है जिसमें 18 वर्ग और 7 आवर्त है, उसमें टोटल तत्वों की संख्या जो दी हुई है वह है पीरियोडिक टेबल में टोटल तत्वों की मात्रा जो दी हुई है वह है 118 दिया हुआ है संख्या, परंतु इसमें 100 से भी कम तत्व ऐसे हैं जो स्वतंत्र अवस्था में प्रकृति में पाए गए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट इज द मिनरल कंपोजिशन ऑफ डायमंड, अर्थात डायमंड किस खनिज से बना हुआ है? डायमंड निम्न में से कौन से पदार्थ से पाया गया बना हुआ है? तो डायमंड हम सब जान रहे हैं, डायमंड जो है, ए ऑप्शन है इसका कार्बन, बी है नाइट्रोजन, सी निकेल या डी जिंक। तो हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है, एलोट्रॉप्स है, कार्बन होगा इसका आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is not an element, निम्न में से कौन सा जो है एलिमेंट या तत्व नहीं है? ऑप्शन ए है मेटल, बी नॉन मेटल, सी गैस या डी बायमेटेलिक। इनमें से कौन सा तत्व नहीं है? कोई भी पदार्थ जो तत्व है, तत्व एलिमेंट, एलिमेंट किसे कहते हैं? जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना हो। तो जैसे हमारा हीलियम है, गैस है, यह तत्व है? बिल्कुल है। धातु है, अधातु है या उपधातु है, सभी जो है क्या है हमारे? सभी तत्व हो सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील अर्थात मोस्ट एक्टिव मेटल, रिएक्टिव मेटल, सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील पदार्थ कौन सा है निम्न में से? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है अपना कैल्शियम, सी आयरन और डी पोटेशियम। इसमें देखें हम सोडियम, कैल्शियम, आयरन और पोटेशियम। तो इसको जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो सोडियम और पोटेशियम दोनों के बाहरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना स्थायित्व पूरा करने के लिए, अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है पड़ेगी, जबकि इसे इन्हें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है अपने अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट रूल पूरा करने के लिए। तो यह दोनों जो पदार्थ है, यह दोनों तो आंसर नहीं होगा, बचा हमारा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम एक ही वर्ग के पदार्थ हैं, एलिमेंट हैं। इनमें हम देखें तो वर्ग में, ग्रुप में, किसी भी वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो इसकी अभिक्रियाशीलता बढ़ती जाती है, अभिक्रियाशीलता बढ़ती है। एक ही ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो अभिक्रियाशीलता बढ़ती है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। यह भी सवाल जो है एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो यह हमारा पोटेशियम। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोस्ट हार्ड मेटल, सबसे कठोर धातु कौन है? निम्न में से सबसे कठोर धातु कौन सा है? आपके राइट साइड में सवाल है दोस्तों, आप देख रहे होंगे। ऑप्शन ए है डायमंड, बी है लेड, सी है टंगस्टन और डी आयरन। तो डायमंड क्या वह धातु है? नहीं। लेड भी धातु नहीं है, दो ही धातु है हमारे इसमें ऑप्शन में, टंगस्टन और आयरन। इसमें दोनों में देखें
तो सबसे हार्ड कौन है? इन दोनों में टंगस्टन ज्यादा हार्ड है। क्यों? क्योंकि जटिल संरचना है, इसकी परमाणु संख्या लौह से ज्यादा है, भारी धातु है और कठोर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? निम्न में से सबसे भारी प्राकृतिक तत्व, यूरेनियम, मरकरी, गोल्ड और कैल्शियम। तो भारी अर्थात द्रव्यमान, परमाणु का जो है एटम का द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान मास नंबर जो है अधिक होगा, जिसका वो अधिक भारी होगा। इसमें से हम देखें सबका, तो यूरेनियम सबसे भारी धातु होगा, मरकरी, गोल्ड और कैल्शियम में सबसे ज्यादा परमाणु द्रव्यमान भार किसका होगा? अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संख्या सबसे ज्यादा किसमें होगी? यूरेनियम में। तो इसका आंसर होगा ए। आज का सेशन एटम बम का यही है, अगले सेशन में हम मिलते हैं। आप अपने फीडबैक हमें कमेंट में भेज सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, ऑल द बेस्ट।